नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी की में। और आज हम देखने वाले हैं हमारे आने वाले सीटेट की तैयारी के लिए यहाँ पर सीटेट पेपर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं सीटेट में, क्योंकि अब हमारी एग्जाम जो होगी वो ऑफलाइन होगी और ऑफलाइन एग्जाम में जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका सॉल्यूशन देखना, उनको तैयार करना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे सीटेट के बेस्ट स्कोर के लिए। तो बिना देर की यहाँ पर पेपर को आज हम शुरू करते हैं। और पेपर यहाँ पर हमारा रहेगा समाज विज्ञान का, जहाँ पर 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए है। मैथ्स साइंस के लिए हम अगला वीडियो लेके आएंगे, जहाँ पर उनको गणित विज्ञान से संबंधित प्रश्न भी उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो देखने को यहाँ पर मिले थे। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए, वात मतलब होता है हवा और दिग्दर्शी मतलब जो उसकी दिशा को दिखाता हो। तो यदि हम नाम को ही थोड़ा सा देखें तो इससे हमें पता चलता है, सॉरी, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा या फिर वायु का तापमान। तो यहाँ पर वायु दिग्दर्शी जो होता है, विंड वैन, इसका उपयोग जो होता है ये किया जाता है वायु की दिशा के लिए। और आपने कई जगह पर इस प्रकार के कुछ घंटीनुमा आकार के ऐसे वो देखे होंगे जिनसे वायु की जो दिशा होती है वो पता चलती है। ये कहीं पर लगे हुए देखे होंगे, ये रोटेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं हवा की दिशा में। तो इस प्रकार से ये हमें वायु की दिशा यहाँ पर दिखाते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न आता है, वायुमंडल की कौन सी परतें यहाँ पर रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो वायुमंडल की यहाँ पर तरंगों परतों की बात करें जो रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है, समताप, मध्यमंडल, वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल। तो देखिए, यदि हम देखें तो यहाँ पर कभी-कभी प्रश्न जो होता है उसमें हमें एक मंडल और देखने को मिल जाता है और उस मंडल को कभी-कभी हम देखते हैं कि उसको कहा जाता है आयन मंडल। अब देखिए, यहाँ पर हमें उत्तर आयन मंडल के रूप में तो नहीं मिला है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है बाह्य वायुमंडल। तो बाह्य वायुमंडल जो होता है ये हमारा जो होता है उसी के अंतर्गत आता है। तो देखिए, यदि हम देखें तो हमारा एक क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, एक मध्य मंडल होता है और एक हमारा आयन मंडल होता है। अब ये जो दोनों चीजें हम देखते हैं जिसमें हमारा बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, ये दोनों ही जो होते हैं ये आयन मंडल के अंतर्गत आते हैं। मतलब हम देखें तो आयन मंडल को यहाँ पर दो भागों में बांट देते हैं। जो नीचे वाला भाग है वो बाह्य वायुमंडल है और उसके सबसे ऊपर का जो भाग है, लगभग 600 किलोमीटर से ऊपर का जो भाग है वो बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर रेडियो तरंगे जो है उनके संचरण में मदद करने वाला जो मंडल है वो हमारे लिए हो जाता है बाह्य वायुमंडल। अब कभी-कभी क्या है, प्रश्न में यदि विकल्प में आपको ये दोनों चीजें ना मिलते हुए यदि आयन मंडल मिल जाता है तो हमारा उत्तर आयन मंडल भी सही रहता है उस स्थिति में। पर चूंकि आयन मंडल के दो भाग हैं तो इसलिए यहाँ पर सीधा-सीधा हमें वही उत्तर टिक करना होगा जो जिससे वो रिटर्न होती है, उनके संचरण में मदद करता है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर बन जाएगा उत्तर। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की विभिन्न परतों के को क्रम में अंतरिक्ष से बहिर्तम परत के तक पहचानिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें पृथ्वी का चित्र दिया है और इस चित्र में हम देखें तो पृथ्वी की जो कुछ परतें हैं उनको यहाँ पर काट के रूप में दिया है और इसमें हमें पहचानना है। पर देखिए, यहाँ प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि आपको आंतरिक से बाहरी की और परत तक पहचानना है। मतलब आपको अंदर से बाहर की ओर पहचानते हुए आना है। इस क्रम में आपको देखना है। अब क्या है कि हम कभी-कभी जब जल्दबाजी में इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड कर देते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो हमारा प्रश्न का उत्तर इसमें गलत होने की संभावना बन जाती है। तो प्रश्न को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, प्रश्न किस तरह से हमसे बात करना चाह रहा है, किस तरह से हमसे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, तो हम अंदर से बाहर की ओर तक परत को पहचानेंगे। तो देखिए, सबसे जो भीतर का जो भाग होता है, ये भाग जो होता है ये हमारा आंतरिक क्रोड़ होता है। तो ये हमारा जो है आंतरिक क्रोड़ हो जाएगा। तो इसे मैं सीधा यहाँ पर क्रोड़ लिख रहा हूँ। अब देखिए, क्रोड़ जो होता है वो आंतरिक और बाह्य के रूप में होता है। इसके बाद जो दूसरा भाग यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा जो होगा बाहरी क्रोड़ होगा। ठीक है ना? ये भी क्रोड़ है पर ये बाहरी क्रोड़ है और ये आंतरिक क्रोड़ है। तो यहाँ पर ये आंतरिक क्रोड़ हुआ, ये बाह्य क्रोड़ हुआ और उसके बाद में ये भाग जो है मेंटल हुआ। और यहाँ पर यदि देखें तो ये हमारे लिए भूपर्पटी या परपटी जैसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्रम बनेगा, आंतरिक क्रोड़, बाहरी क्रोड़, मेंटल और
प्रॉपर्टी। और इसके लिए हमारा जो उत्तर हो जाता है वो यहाँ पर चौथा विकल्प जो होगा वो इसमें सही होगा, क्योंकि हमें बाहर से अंदर की ओर बताते हुए नहीं जाना है, हमें अंदर से बाहर की ओर बताते हुए इस प्रश्न में आना है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आता है कि दिए गए आरेख में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये यहाँ पर क्या दिखाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को, और सूर्य चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी की के सापेक्ष यहाँ पर देखी जाए तो किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति बनती है। तो देखिए यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर है चंद्रमा। तो ये एक समकोणिक स्थिति यहाँ पर बनती है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। तो जब ये समकोणिक स्थिति बनती है तो उस स्थिति में क्या चीज यहाँ पर हम समझ सकते हैं इससे। सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, बृहद ज्वार भाटा है या फिर लघु ज्वार भाटा है। तो देखिए ये जो होता है लघु ज्वार भाटा की स्थिति को यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा विकल्प होगा वो इसमें उत्तर होगा। अब देखिए लघु ज्वार भाटा जो होता है ये क्या होता है, तो ये लगभग लगभग सप्तमी या अष्टमी की तिथि, यानी कि जो हमारा चंद्रमास होता है जिसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी अष्टमी आती है, उस स्थिति में उत्पन्न होने वाला जो ज्वार होता है वो सामान्य ज्वार से कम ऊंचे होते हैं। और इसकी स्थिति में जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी होते हैं ये एक समकोणिक स्थिति में यहाँ पर रहते हैं। तो इसे हम यहाँ पर कहते हैं लघु ज्वार भाटा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और वह बड़े मोड़ बनाकर बहती है और जो कहलाता है। तो देखिए नदी जब ऐसे बड़े मैदानों में प्रवेश करती है तो नदी किस प्रकार से बहती है, तो वो इस प्रकार से बहती है जहां पर वो क्या बनाती है, ऐसे विसर्प बनाती है। और ये जो विसर्प होते हैं ये क्या कहलाते हैं, मतलब ये मैंने आपको उत्तर बता दिया कि विसर्प बनाती है, तो यही हमारा उत्तर इसमें रहेगा। जब नदी मैदान में प्रवेश करती मुड़ जाती है तो वह बड़े मोड़ बना करके बहती है, तो वो क्या कहलाएंगे, तो उसे हम विसर्प यहाँ पर इसमें कहते हैं। तो तीसरा विकल्प इसमें हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा। बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है और हम आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि देखिए जब दुर्गम क्षेत्र होगा तो वहां पर बस, कार, ट्रेन वगैरह तो जा नहीं सकती है। तो उस स्थिति में लोगों को पहुंचाने के लिए जो वायु मार्ग होगा, वायुयान होगा, उसका उपयोग सबसे बेहतर स्थिति में किया जा सकता है, मतलब वही सबसे बेहतर वहां पर रहता है। तो पहला ही विकल्प इसमें उत्तर होगा। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है वो क्या कहलाती है। तो देखिए उस शाखा को हम यहाँ पर जनसांख्यिकी कहते हैं, डेमोग्राफी से कहा जाता है, जिसके लिए विकल्प 3 इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा एक अभिकथन के रूप में है, और अभिकथन के रूप में यदि हम देखें तो सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे के बाद अस्त होता है। अब इसका कारण बताया है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। अब यहाँ पर दिए गए विकल्प में से हमें सही विकल्प का इसमें चयन करना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो क्या ए आर दोनों सत्य हैं, मतलब जो अभिकथन बताया और उसका कारण बताया दोनों सत्य हैं, आर ए को स्पष्ट करता है, और ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर दूसरा जो विकल्प होगा जिसमें हम देखें तो ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है वो ए को यहाँ पर सही रूप से स्पष्ट नहीं करता है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा यहाँ पर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो आगे यदि हम देखें तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत में देखना है ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो यहाँ पर बात की जाए इसमें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की, तो देखिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत यदि हम देखें तो इसमें हमारा सही उत्तर जो होगा गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो यहाँ पर इसमें उत्तर बन जाएगा। देखिए ऊर्जा के यदि हम पारंपरिक स्रोत की बात करें तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के अंदर जैसे हमारे जीवाश्म ईंधन आते हैं, कोयला है, पेट्रोल है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये हमारे परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं।
गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत, जैसे हवा है, सूरज है, इनकी रोशनी है, चक्रवात है, ये सभी इनके अंतर्गत शामिल होते हैं और इन्हें हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? तो जब विशेष रूप से निर्मित टैंक या तालाबों में मछली का प्रजनन होता है वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, विटिकल्चर, हार्टिकल्चर या फिर पीसीकल्चर। तो इसे हम कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा पीसीकल्चर इसे कहा जाता है। आगे देखिए, स्थल का संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो स्थल का वो भाग जो कि दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ेगा उसे हम जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या फिर खाड़ी, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर स्थल संधि। देखिए स्थलीय भाग है और स्थलीय भाग जब आपस में जुड़ेंगे तो वो संधि बन जाएगी, स्थल संधि के नाम से उन्हें जानेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो होगा वो यहाँ पर इसमें सबसे छोटा महाद्वीप रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर बात आकार में की जा रही है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल होगा? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या फिर है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। फोर्थ है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र ये इसमें यहाँ पर शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर पेडागोजी से है। आगमनात्मक अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो यहाँ पर है व्याख्यानात्मक शिक्षण, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण या फिर निपुणात्मक अधिगम। तो आगमनात्मक अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी होगा? तो वो होगा यहाँ पर व्याख्यानात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसमें उत्तर। आगे देखिए, निम्न दिए गए कथनों में से ए बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तारों को बढ़ावा देती है। बी है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने में, मूल्यांकन में मदद नहीं करती। क्या ए सत्य है, बी असत्य है, या फिर ए असत्य बी सत्य है, ए बी दोनों असत्य है, दोनों सत्य है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें कि यहाँ पर ए सत्य है और बी असत्य है। ए यहाँ पर सत्य है और बी असत्य है। देखिए, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तारों को बढ़ावा देती है, पर ये दूसरों के तर्क और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो ये यहाँ पर असत्य हो जाता है। तो फर्स्ट विकल्प जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, अनुभव जन्य साक्ष्य क्या है? तो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े हैं। अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण है। मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े हैं या आंकड़ों के संग्रह से विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात किए तो अनुभवजन्य साक्ष्य जो होते हैं, जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े होते हैं, उन्हें हम अनुभवजन्य साक्ष्य कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प इसमें उत्तर होगा। मतलब जो भी कुछ हमने अनुभव किया है हमारी आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, स्वाद के रूप में, वही हमारे लिए एक अनुभवजन्य साक्ष्य के रूप में रहती है। आगे देखिए, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर यदि बात की जाए इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, तो यहाँ पर भौतिक विशेषताओं के मॉडल और प्रतिकृतियां किससे के शिक्षण के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो ये लाई जाती है ऑप्शन नंबर 3 भूगोल के। जैसे मान लीजिए अभी हमने पृथ्वी के ही चित्र को देखा था, एक ग्लोब के रूप में जो था, तो यहाँ पर ये सब चीजें जो है ये हमें भूगोल के अंतर्गत देखने को मिलती है। मॉडल प्रतिकृतियां इनके शिक्षण के लिए उपयोग में लाई जाती है।
आगे देखिए, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर प्राथमिक और तृतीयक दोनों ही प्रकार का इसे माना जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो होगा, ये यहाँ पर स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह करना किस प्रकार का स्रोत होगा? तो ये एक द्वितीयक स्रोत के रूप में यहाँ पर रहेगा। तो दूसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ में सीखते हैं? तो यहाँ पर देखें, अनन्य, विशेष, समावेशी, आधुनिक। तो देखिए, जब सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं, तो उस कक्षा को हम कहते हैं समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा मतलब सभी बच्चों को एक समान रूप से शिक्षा जहाँ पर दी जाती हो, समान रूप से सभी बच्चों का सम्मान होता है, वही हमारी समावेशी शिक्षा होती है, जहाँ पर अक्षम बच्चे हैं और सामान्य बच्चों के साथ में सीखते हैं। आगे देखें, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधि की योजना बनानी चाहिए। ये सीएल ऑगडेन, डी पर्सिल, जे एच बैल या फिर जे पियाजे, ये सिद्धांत देने वाले यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर ये सिद्धांत देने वाले जो है जे पियाजे ने, जीन पियाजे का ये सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से, यहाँ पर दिया है। आगे देखिए, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो देखिए, सहकारी का मतलब क्या है? जहाँ पर सभी को समान रूप से अवसर मिले, सभी का सहयोग उसमें शामिल हो, उसी को हम सहकारी शिक्षा कहेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न हमें देखने को मिलता है। और जब बढ़ावा देंगे इस चीज को, तो शिक्षक को क्या चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। तो छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाने से मतलब है कि जो भी चर्चाएं किसी बात पर की जा रही है, तो सभी बच्चों को वहां पर एक समान रूप से अवसर देखने को मिले, सभी बच्चे उसमें सक्रिय रूप से उसमें शामिल हो, वही सहकारी शिक्षा होगी। एक आत्म निर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे हम आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच या फिर अमूर्त सोच। तो यहाँ पर इसे एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे हम कहेंगे आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? देखिए, यहाँ पर यदि देखें, तो अजंता गुफा के चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग जो है निम्नलिखित में से किस सामग्री के यहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये हैं पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधों और खनिज या फिर स्लेट। तो अजंता के गुफा क्षेत्रों में इस्तेमाल किए गए जो रंग हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं पौधों और खनिज से। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा, तो वो यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं, सबसे पुरानी पांडुलिपियां रिक्त स्थान पर लिखी गई थी। तो यहाँ पर बात करें सबसे पुरानी पांडुलिपियों की, और ये ताड़पत्र, पत्थर, कागज या लकड़ी पर, तो ये हमें देखने को मिलती है ताड़पत्रों पर इसमें लिखी गई थी। फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर होगा। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण, नवपाषाण या फिर महापाषाण काल। तो यहाँ पर यदि देखा जाए, तो इसमें जो पुरापाषाण काल है, वो सबसे लंबी अवधि इसमें होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक स्थित उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। क्या ए सत्य है, बी असत्य है, या फिर ए असत्य, बी सत्य है, ए भी दोनों सत्य है, ए भी दोनों सत्य है? तो यहाँ पर यदि हम देखें, तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा, वो होगा ए बी दोनों ही इसमें सत्य है। यहाँ पर आगे अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक राज्य में हड़प्पा के नगर की सबसे बड़ी संख्या मिल रही है? तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, तो
भारत के निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर की सबसे बड़ी संख्या मिली है? तो वो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि गुजरात होगा। आगे देखिए, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो यहाँ पर है ब्राह्मी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो यहाँ पर बात करें ऋग्वेद मूल रूप से जिस भाषा में रची गई थी वो भाषा यहाँ पर है संस्कृत। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आगे चलते हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार या फिर है अजातशत्रु। तो यहाँ पर बिंबिसार जो थे ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे, बिंबिसार। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो हमें देखिए त्रिरत्नों में जो नहीं है उसे यहाँ पर ढूंढना है, और वो यहाँ पर रहेगा बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ। तो यहाँ पर अहिंसा जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। बाकी जो त्रिरत्न है उसमें बुद्ध, धम्म और संघ इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो बात की जाए राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की, तो यहाँ पर है विधान निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधायक जो होते हैं। तो देखिए यदि बात करें निम्नलिखित में से राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की, तो इनका चुनाव कौन करेगा? इनका चुनाव करते हैं विधानसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारे लिए संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को यहाँ पर अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आता है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो यहाँ पर बात की जाए अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 48 हैं, 84 है, 47 है या फिर 74 है। तो इसमें बात की जाए तो यहाँ पर इनके लिए 84 निर्वाचन क्षेत्र जो है वो इसमें आरक्षित है। दूसरा विकल्प जो होगा वो हमारे इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर समानता के अधिकार जो है उनका उल्लंघन इसमें किया जाता है अस्पृश्यता प्रथा के कारण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आजादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो देखिए यहाँ पर यदि बात की जाए तो जो चौथा विकल्प हमारा है संपत्ति का अधिकार, वो इस मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। बाकी यहाँ पर तीनों ही इसमें शामिल है। अस्पृश्यता के रिक्त स्थान के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति, वंश। देखिए अस्पृश्यता मतलब जो एक पुरानी जो सोच है वो जो देखने को मिलती थी पहले कि भाई इससे हमें नहीं छूना है, इसको नहीं छूना है, तो वो वाली जो प्रथा है उसी को अस्पृश्यता कहा जाता है, जहाँ पर जो निम्न जाति है, उच्च जाति के लोग जो है निम्न जाति को इसमें छूते नहीं, उनको ऐसा भेदभाव उनके साथ में करते हैं, तो उसी प्रथा को यहाँ पर कहा जाता है अस्पृश्यता। तो यदि इसमें देखें तो ये रिक्त स्थान के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो ये जो चीज है ये हमें सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये हमें देखने को मिलती है जाति के आधार पर देखने को। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हमारे लिए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो देखिए अब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति।
तो यहाँ पर अगला प्रश्न इससे संबंधित है और राज्यपाल को नियुक्त करता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर हो जाता है चौथा विकल्प, इसमें राष्ट्रपति सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद सांसद और विधायक। तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो कौन करेगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा जो सांसद होते हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव इसमें करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? देखिए भारत का पहला नागरिक जो है वो कहा जाता है राष्ट्रपति को। तो बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न देखने को मिले थे इस पेपर में। यहाँ पर राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक जो है वो कहा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पर भारत का पहला नागरिक था तो यहाँ पर राष्ट्रपति को महत्व दिया गया। अब राज्य का पहला नागरिक जो है वो किसे कहा जाएगा? तो देखिए राज्य का जो पहला नागरिक होता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति हमारे भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, वैसे ही राज्य का पहला नागरिक जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राज्यपाल। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। देखिए हमने क्वेश्चन पेपर 2018 का लिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए 2018 एक लोकसभा थी यहाँ पर 2018, तो वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। मतलब 2014 के बाद 2018 जो लोकसभा थी वो कौन सी थी? 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं? तो यदि हम बात 2018 के इसमें कर रहे हैं इस पेपर में, तो उस स्थिति के हिसाब से हमें इस प्रश्न को यहाँ पर समझना है। तो वर्तमान मतलब 2018 की बात इसमें की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर इस प्रश्न के लिए बनता है, ये 16वीं लोकसभा यहाँ पर थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए कुछ प्रश्न वर्तमान राजनीति से भी वहां पर देखने को मिले थे, तो यहाँ पर निश्चित रूप से हमारी जो वर्तमान राजनीति है उससे संबंधित प्रश्न पर भी आप जरूर ध्यान इसमें रखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए अभी की बात नहीं की जा रही है, क्वेश्चन पेपर हमारा 2018 आ गए, तो 18 के हिसाब से यहाँ पर हमें उत्तर जो है वो इसमें देना है। तो यहाँ पर यदि हम उत्तर की बात करें तो रामनाथ कोविंद जो थे वो यहाँ पर राष्ट्रपति थे उस समय 2018 के अंतर्गत। तो चौथा विकल्प इसमें बन जाता है उत्तर। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया जाता है, नहीं किया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम या फिर नागरिकों के अधिकार। तो यहाँ पर बात करें राजनीतिक दलों के नाम, इनका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित करने का कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित यहाँ पर करते हैं और पहला विकल्प जो होगा वो इसमें उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पटाभी सीतारामैया, टी कृष्णाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा, वो होगा सी राजगोपालाचारी। ये भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो सी राजगोपालाचारी। चलिए आगे चलते हैं, भारत का संविधान जो है कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 को। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, भारत का जो संविधान है वो कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को। देखिए अपनाया गया, ये हमसे पूछा भारत का संविधान कब अपनाया गया था, तो ये
26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। देखिए, भारत की जो रियासतें थी उनको एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका जो निभाई थी वो निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और दूसरा विकल्प होगा हमारा इसमें उत्तर। और ये आजादी के बाद में जो भी भारत की रियासतें थी उनको एकीकृत में किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधानों की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? केंद्र और राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय। तो यहाँ पर यदि बात की जाए इसमें, तो केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं वो इसमें कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा है, मौजूदा नहीं, कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो बात यहाँ पर की जा रही है मसौदा समिति के अध्यक्ष के, और मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अलीवर्दी खान या बुरहान उल मुल्क। तो यहाँ पर बात की जाए 18वीं सदी की, और उसमें किसके नेतृत्व में बंगाल जो था धीरे धीरे मुगल के नियंत्रण से अलग हो गया था, तो वो हो गया था मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन फर्स्ट इसके नेतृत्व में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला दिया था? तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो ये फैसला जो दिया था वो दिया था लॉर्ड कैनिंग ने, और जिसने कहा था कि बहादुर शाह जफर जो होंगे वो आखिरी मुगल सम्राट होंगे, उसके बाद किसी को भी शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे देखें, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर बात की जाए तो ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर उत्तर है। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो कानपुर के शासक जिन्होंने खुद को पेशवा कहा था वो यहाँ पर थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाना साहेब। आगे देखिए, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना या फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाना। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, जहां पर बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा उन्हें इसके विषय में अनुभव करवाया जाए। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। एडिसट से क्या अभिप्राय है? एडिसट क्या है? एक रॉकेट है जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है, या फिर एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, या फिर एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है? तो यहाँ पर बात की जाए तो ये एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर उत्तर होगा। अगर देखिए, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? पंचवाणी और बीजक में। तो देखिए, बीजक आपका नाम आपने काफी बार सुना होगा। तो यहाँ पर कबीर जो है इनकी
छंद और विचारों को इसमें संरक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। एलोवेरा सॉरी एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है और किस काल की कृति है? गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल, गुप्त काल। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो एलोरा की जो गुफा है उनका भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह और पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, ये कौन से काल की है? तो यहाँ पर उस काल की बात की जाए तो वो है यहाँ पर राष्ट्रकूट काल। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो उपनिषद में आस्था रखने वाला जो संगठन है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज या फिर सेवा समाज, तो वो समाज होगा यहाँ पर ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था वो समाप्त होता है, जिसमें हमने उसके 60 प्रश्न देखे और बहुत अच्छे प्रश्न हमें देखने को मिले। और इसी प्रकार के प्रश्न और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। जल्द ही हम आगे सभी प्रवेश क्वेश्चन पेपर जो है उनका वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही अगले किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।